स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है, स्वास्थ्य ही उपहार है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आज हमारे साथ है डॉक्टर रघु कृष्णमूर्ति, जो कि एक ऑर्थोपेडिशियन है। आज हम हमारे इस कार्यक्रम में बोन हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार अश्विनी जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि केपी न्यूज ने आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ओके सर, आज जैसे कि मैंने अभी कहा कि बोन हेल्थ ये आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। बच्चे, बूढ़े या फिर यंगस्टर्स हो, मुख्य तौर पर इन सभी को कोई ना कोई बोन प्रॉब्लम जरूर है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि बोन प्रॉब्लम क्या है। नहीं, आपने आपके प्रश्न में ही 3 कैटेगरीज बना दिया है। एक बच्चों का, एक जवान और एक एज्ड, मतलब एल्डरली लोगों का, जीरियाट्रिक जो बोलते हैं। तीनों कैटेगरीज के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं और आइडेंटिफिकेशन अलग होता है और ट्रीटमेंट भी अलग होता है। तो आज हम आपसे मुख्य तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स में आजकल एक्चुअली देखा जाए तो ये ओल्ड एज में बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है आजकल, तो यंगस्टर्स काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यंगस्टर्स की बात करते हैं। तो बताइए, यंगस्टर्स में ऐसे कौन से बोन प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस करते हैं? हमारे रोज जो प्रैक्टिस करते हैं हम, उसमें मैं इतना सरप्राइज हो गया हूं कि इतने यंगस्टर्स और इतने प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा यंगस्टर्स जो प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर जो काम करते हैं, जो दिन तमाम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। उनका पोस्चर गलत रहता है, वो कम सन एक्सपोजर होता है उनके लिए, और उनका एक्टिविटी लेवल बहुत ही लो हो जा रहा है। हाँ, और डाइट तो इतना इम्बैलेंस्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन यंगस्टर्स के लिए, जो मैं बोलता हूं कि उनका पोस्चर इंप्रूव करना चाहिए उनको। अगर वो बहुत देर तक एक कंप्यूटर के सामने या गैजेट के सामने काम कर रहे हैं, तो उनको एक टाइम लिमिट क्रिएट करना है कि उनको हर 5 मिनट के बाद अपनी आंखों को कंप्यूटर स्क्रीन से दूर देखना है। उससे नेक प्रॉब्लम्स कम होते हैं। हाँ, और दूसरी बात, हर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद उनको अपनी जगह से उठना है, few कदम चलना है, फिर आके बैठना है। हाँ, और जो बैठने का जो पोस्चर है, उसमें थाई और लेग के बीच में 90 डिग्रीज, और थाइस और टॉर्सो के बीच में 90 डिग्रीज, और एक फर्म स्ट्रेट बैक, ये पोस्चर ठीक है। और आंखों के और स्क्रीन के बीच में एक मिनिमम 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। सोफा पे आड़े टेढ़े लेट के देखना, पलंग पे उल्टा लेट के देखना, ये बहुत ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, और इसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। जी, ओके। जैसे कि दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया कि आजकल का जो रहन सहन है, जो भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे जो बैठने का तरीका है, मुख्य तौर पर आप कहना चाहेंगे जो इस तरह के मॉडर्न चेयर्स हैं या फिर सोफा है, और बेड से जिस तरह से हम पेट के बल सो के वीडियो गेम्स, फोन यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बोन्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यस, स्पेशली जो वीडियो गेम्स खेलते हैं बच्चे, उसमें इस तरह का एक एडिक्शन मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है कि वो इतने सारा टाइम तक वो स्क्रीन के लिए एडिक्ट हो जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता। जी। हाँ, और इसी मोमेंट में उनको अपना पोस्चर का कोई ख्याल नहीं रहता। हाँ, और इसकी वजह से उनके आंखों को भी असर होता है, और बच्चों में एक क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। जी। और जब मतलब हर चीज का आंसर उनको गूगल से मिल रहा है, तो वो खुद अपने लिए क्यों सोचेंगे? बिल्कुल। हाँ, तो इस क्रिएटिविटी खत्म होने से उनका इंटेलिजेंस लेवल भी कम हो रहा है, और इनोवेशन कैपेसिटी कम हो रहा है, और इसकी वजह से एक वो रोबोटिक तरह के इंसान बन रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएं, आउटडोर गेम्स खेलें, सन एक्सपोजर लें, और हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि बच्चों को बाहर नहीं छोड़ा जाता, वो ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते, और वो अगर बच्चे रोते हैं या फिर जिद करते हैं तो उन्हें मोबाइल या फिर वीडियो गेम्स थमा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट उन्हें कहीं ना कहीं फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। हाँ, और नॉट ओनली जो मोबाइल और गैजेट्स का एडिक्शन, और एक बहुत ही कॉमन एडिक्शन आजकल हो गया है, वो है जंक फूड का। माँ बाप अपना प्यार जाहिर करने के लिए उनको हाथ में 5, 10 रुपए, 15 रुपए थमा देते हैं हर दिन, और सोचते हैं कि हाँ, मैंने अपना प्यार जता दिया। लेकिन उसी पैसे से बच्चे जो अनहेल्दी जंक फूड, जैसे इन सब चीजों में एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोल के केमिकल होता है, जो बच्चों में तलब क्रिएट करता है। मतलब द मोमेंट दे सी द पैकेट्स हैंगिंग इन द शॉप, उनके मुंह में पानी आता है। और जब उस चीज का जो टेस्ट लग जाता है, तो घर का खाना टेस्टी नहीं लगता उनको। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसकी वजह से घर का जो प्रोटीनिशियस और मिनरल रिच फूड होता है उसके बजाय वो जंक फूड खाते हैं जी। और ये जंक फूड खाने से बोन वीकनेस होता है। ओके। और ज्यादातर हम देखते हैं बच्चों को कि दूध ज्यादातर बच्चे आजकल नहीं पीते, उनको पिलाने के लिए हॉर्लिक्स, बूस्ट, ऐसे बहुत सारे चीजों को एक करके उन्हें उसे बहुत मॉडिफाई करके उन्हें बहुत ऐसे करके देना पड़ता है। तो क्या ये उतना ही असरदार है जैसे हम नॉर्मल दूध देते हैं? क्या इसमें जब हम ऐड करते हैं ये सब चीजें तो क्या उतना ही, अब जैसे कि यंगस्टर्स हो गए, फिर ओल्ड एज पीपल हो गए, वो लोग चाय या फिर कॉफी पीते ये सोचकर कि हाँ आज हमारा दूध का डाइट कंप्लीट हो गया, तो ये किस हद तक सही है? पहले बच्चों के बारे में बोलेंगे। हाँ, पहले बच्चों के बारे में। बच्चे काफी चूजी हो गए हैं जी, तो उनको बेटर टेस्ट की जरूरत है, तो वो कोई ना कोई चॉकलेट फ्लेवर्ड पाउडर उसमें डालने के लिए इंसिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे भी उनके मुंह में जाए। हाँ, तो इतना तो जरूरी है। बच्चे स्कूल को जाने से पहले मिनिमम 1 गिलास दूध पीना जरूरी है। हाँ, एंड ब्रेकफास्ट इज ब्रेन फूड, सबको पता है। और सुबह सुबह जब स्कूल में अपना परफॉर्मेंस बेस्ट लेवल पे देना चाहते हैं तो उनको पेट भर के खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में, उसमें कोई डाइटिंग नहीं करना है उनको। तो दूध, और जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए अंडा, हाँ, एवरी डे बॉइल्ड एग, ये बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए। हाँ, और ये ब्रेकफास्ट के अलावा बोल रहा हूं मैं। हाँ। और जो जवान लोग जो चाय और कॉफी के एडिक्ट हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि चाय और कॉफी में टैनिन बोल के केमिकल है जो कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। हाँ, तो वो सोचते हैं कि उसके चाय में थोड़ा दूध है और कॉफी में दूध है, उनका कैल्शियम रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कैल्शियम वेस्ट हो रहा है। यस। तो देखा दर्शकों आपने, जो आप चाय और कॉफी आप दिन में 3-4 प्याली तो पी लेते होंगे आप, तो वो कहीं भी आपको फायदेमंद नहीं है, उल्टा वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ। तो कॉफी और टी को अवॉइड करना चाहिए और सादा दूध ही सबसे बेहतर है। हाँ। ओके। सर, जैसे कि हमने देखा है कि आजकल डाइटिंग एक बहुत बड़ा मतलब लोगों के लिए ट्रेंड कर रहा है, डाइट करना है, और वेट गेन भी एक प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो वेट गेन से होने वाले प्रॉब्लम्स क्या क्या है? डाइटिंग का मतलब ही है कि बैलेंस डाइट। जी। हाँ, ताकि उसमें एक उल्टा ट्रायंगल होता है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स, उसके बाद फैट, उसके बाद मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। तो इस तरह का ट्रायंगल हम मेंटेन करते हैं। ये हमारे छोटे बच्चों के टेक्स्ट बुक में भी देखा है हमने। लेकिन जब ओबेसिटी हो जाता है तब एक अलग डाइट फॉलो करना पड़ता है जिसमें प्रोटीन्स ज्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट कम हो, लेकिन कभी भी मिनरल्स और विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ डेंजरस शॉर्टकट मेथड जैसे जीएम डाइट या कीटो डाइट फॉलो करते हैं, इसमें सडनली कुछ प्रॉब्लम होने की गुंजाइश है। हाँ, जो हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। हाँ, तो कभी भी हमको शॉर्टकट नहीं जाना चाहिए, चाहे थोड़ा टाइम लगे वेट रिडक्शन में। वी हैव टू गो फॉर प्रॉपर बैलेंस डाइट जिसमें नेगेटिव कैलोरी डेफिसिट हो। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मेरे बॉडी वेट के लिए 2000 कैलोरीज की मेरे को जरूरत है, अगर मेरे को वेट रिडक्शन करना है तो मेरे को ये कटा के 1500 कैलोरीज पर डे लेना है। हाँ, ये 1500 कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे आजकल बहुत सारे एप्स है जो फोन में मिल जाते हैं, जो हमको आज मैंने जो कुछ भी खाया है अगर मैं फीड करूं उसमें ऑटोमेटिक कैलोरी कैलकुलेटर आ जाता है। हाँ, तो मेरे को थोड़े ही दिन में मालूम चल जाता है कि मैं क्या खाने से मैं मेंटेन कर रहा हूं और क्या खाने से मेरा कैलोरी एकदम लिमिट से बाहर हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत ही कॉमन आजकल लोग यूज कर रहे हैं और इसको सबका फायदा उठाना चाहिए। जी। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि डाइट के नाम पर लोग कोई भी एक चीज अपने डाइट से हटा देते हैं रैंडमली, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट दे देता है। जैसे कि कीटो डाइट में अक्सर हम लोग बहुत सारी चीजों को छोड़कर एक ही डाइट को चूज करते हैं, जैसे कि प्रोटीन डाइट लिया जाता है उसमें, तो ये कहीं ना कहीं विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो इस बात पर आपको ध्यान देना जरूरी है। सही कहा मैंने? ओके सर। तो अभी बात हम पोस्चर की करते हैं। तो आजकल स्कूल्स में भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे बैठने का तरीका बहुत बदल गया है बच्चों का, वो ऐसे बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं रहते, फिर अगर बैठते भी हैं तो पैरों को आगे करके बैठ जाते हैं, पेट एकदम अंदर की तरफ कैट के बैठ जाते हैं, और सेम चीजें घर पर भी करते हैं बच्चे। और बात ऐसी नहीं कि बच्चे ही ऐसा करते हैं, उनके पेरेंट्स भी एक्चुअली ऐसे ही करते हैं। और पेरेंट्स बिकम एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन। या पेरेंट्स बिकम एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन। और खाने पीने का तरीका, जब हम पहले जमाने की बात करते हैं तो नीचे बैठ के खाना खाया जाता था, बट आज डाइनिंग टेबल पे या फिर सोफा पे या फिर बेड पे बैठ के खा लेते हैं बच्चे भी। तो इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है जिससे आज बोन प्रॉब्लम होने की चांसेस बढ़ गए हैं?
नहीं, बच्चों के लिए तो करेक्ट पोस्चर बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चों को प्रॉपर स्टडी टेबल पे बैठना है। अगर वो नीचे बैठना चाहे या पलंग के पर बैठ के पढ़ाई करना चाहे तो उनको एक स्पेशल टेबल बनाया जाता है, जिसको मुनीम की तरह, हाँ, जैसे पुराने जमाने में मुनीम बैठ के करते थे, जिसमें लेग्स अंदर जा सकते हैं, वैसे उससे क्या होता है 90 डिग्रीज ऑफ द बैक इज मेंटेन और आंखों का बुक से जो डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर मेंटेन होता है। हाँ, और लेट के पढ़ना तो सबसे गलत है। और पढ़ाई का टाइम भी, जब आप सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा दिमाग में जाता है जी। हाँ, और जैसे जैसे आप रात में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं आपको नींद आता रहता है और आपका पोस्चर धीरे 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 ढीला होता जाता है, जब आपके शोल्डर नीचे झुक जाते हैं। हाँ, क्योंकि पूरा दिन का आपका थकावट रहता है, इसीलिए जितना हो सके बच्चों को सुबह सुबह पढ़ाई करना चाहिए। ओके, अब जब स्कूल बच्चों की बात निकली है तो स्कूल बैग्स काफी हेवी होते हैं और इससे अभी आजकल चर्चा भी है कि स्कूल बैग का वेट कम किया जाना चाहिए। तो क्या वाकई में स्कूल बैग्स का जो वेट है वो शोल्डर्स पे अफेक्ट करता है, बॉडी पोस्चर को बिगाड़ देता है? डेफिनेटली करता है। नहीं, गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि स्कूल बैग का वेट कम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखा है हमने कि स्कूल बैग का वेट बच्चे के वेट से ज्यादा होता है। आजकल तो ज्यादा है। एंड इसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए। पेरेंट्स इतना इंसिस्ट करते हैं कि बच्चों को होमवर्क दो। हाँ, और बच्चे घर को आते हैं, होमवर्क करते रहते हैं, खेल कूद की टाइम ही नहीं रहते। आजकल बच्चों को बाहर जाके खेलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। हाँ, और अगर जाना भी चाहते हैं तो उनको फ्रेंड्स नहीं मिल रहे। वो जो जमाना था जहाँ हर दिन बच्चे कम से कम 2-4 घंटे बाहर जाके खेलते थे, वो फिर से शुरू होना चाहिए जी। अभी जैसे पोस्चर की बात कर रहे हैं सर, हम लोग तो पोस्चर को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे बच्चे हैं, अभी बड़े भी हैं, हम सोचते हैं कि हाँ हम आज स्ट्रेट बैठेंगे करके, हम 2 से 5 मिनट स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, फिर हम लोग फिर वापस से वही पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे बॉडी पोस्चर को मेंटेन किया जाए? हर एक को अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कोई भी एज हो, वेदर इट बी चिल्ड्रन और यंग एज और ओल्ड एज। हाँ, और चिल्ड्रन में तो ऑटोमेटिक उनको स्कूल में खिलाया जाता है, पीटी कराया जाता है। जो मिडिल एज है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको स्पेशली योगा की बहुत ही जरूरत है आजकल, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि वो कम से कम एक्टिविटी करते हैं। वो हर छोटे काम के लिए अपना मोटरसाइकिल लेके बाहर जाते हैं, 10 कदम भी नहीं चलते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा घर से मोटरसाइकिल तक ही चलते हैं या कार तक चलते हैं। तो उनको एक कुछ ना कुछ एक ऐसा हॉबी स्पोर्ट्स स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं हो पाए, डायरेक्टली एवरीडे थोड़ा सा वॉकिंग, मिनिमम 2 किलोमीटर्स। हाँ, मैं खुद एक टेनिस प्लेयर हूँ, मैं रोज 3 घंटे टेनिस खेलता हूँ। उसीलिए मुझे पता है। एंड जब मैं खेलता हूँ तो मैं प्रॉपर वार्म अप करता हूँ, फिर खेलता हूँ, उसके बाद स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन करता हूँ। जी हाँ, इससे अभी ज्यादातर हम बच्चों को देखते हैं जैसे कि थ्रो बॉल खेल रहे हैं या फिर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे आफ्टर स्पोर्ट्स आकर शिकायत करने लग जाते हैं कि हाथ में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, ये यंगस्टर्स हो या फिर छोटे बच्चे। तो इसका मतलब मेन रीजन क्या है? मतलब स्पोर्ट्स तो खेल रहे हैं लेकिन स्पोर्ट्स खेलने के बाद उन्हें दर्द हो रहा है। हाँ, सेम रीजन बताया मैंने कि वो खेलने के लिए जाते हैं और सडनली मैदान में कूद लेते हैं। ओके, वो वार्म अप नहीं करते। वार्म अप का मतलब है कि वो खेलने से पहले उनको पसीना आ जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, उनकी दिल की धड़कन उतना फास्ट हो जाना चाहिए। ओके, हाँ, तो वार्म अप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स। हाँ, और खेलने के बाद उनको कूल डाउन भी करना है, मतलब धीरे धीरे चलना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद उनको घर आना है। अच्छा। हाँ, एंड स्पेशली अगर यंगस्टर्स योगा करते हैं तो उनका पोस्चर बहुत इंप्रूव होता है। एंड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सिंपलेस्ट योगा इज सूर्य नमस्कार। हाँ, वो कोई भी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। जी जी जी, ये बात तो आपने सही कहा। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं कि हम डेली स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसके बाद हमें पेन होता है तो कुछ टाइम तक वो करके फिर उसे ड्रॉप कर देते हैं। बट एक्चुअली उसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि सही तरीके से वो अप्रोच नहीं करते इसको। पहले आपको वार्म अप करना है, फिर आपको स्पोर्ट्स खेलना है, देन आपको कूल डाउन भी करना है। तो ये सही तरीका है। अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। सेम थिंग जिम में भी अप्लाई होता है। जिम में, ओके, अच्छा। आप कभी भी विदाउट इंस्ट्रक्शन जिम नहीं करना है आपको। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से ही आप सडनली आप जिम मेंबरशिप लेते हैं, वहां जाते हैं और बड़े बड़े फोटोज देखते हैं और उससे इंप्रेस होके आप कुछ भी उठा लेते हैं और कैसे भी करना शुरू कर देते हैं। देयर इज अ वेरी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस रहता है और जिम का हर कैंडिडेट के लिए एक स्पेसिफिक टेलर मेड रेजिम बनाया जाता है। हाँ, कि उसकी जरूरत क्या है, उनको क्या अचीव करना है, तो ये अचीव कितने दिन में करना है और कैसे करना है। हाँ,
अगर दोस्तों की सुन के करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का बीएमआई अलग होता है, तो उस हिसाब से आपकी जरूरत के हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन लेकर उस हिसाब से आपको करना है। किसी का भी आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हर एक इंसान दूसरे से अलग है, टोटली अलग। बहुत करेक्ट बताया जी सर। अभी योगा की हमने बात की सर, जैसे कि आपने कहा सूर्य नमस्कार है, इंटरनेट से भी मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट आजकल लोग इंटरनेट में देखते हैं, जैसे कि स्पॉन्डिलिसिस हो गया या फिर नेक पेन हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो तुरंत लोग गूगल करने लग जाते हैं और उसमें जो भी उन्हें दिखता है उसका वो सोल्यूशन भी करने लग जाते हैं। तो ये जो इंटरनेट से जो देखकर जो इलाज करते हैं घर पर, वो किस हद तक सही है? बहुत ही डेंजरस है। क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके सिम्टम्स सेम होते हैं। लेकिन एक डॉक्टर ट्रेंड रहता है कि उसको इंडिविजुअल डायग्नोसिस उसको कर पाए। जी। हाँ, जो अलग अलग डायग्नोसिस है उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, और उसमें से किसी एक की तरफ हमारा इशारा जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम को हम एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेके उसको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके फिर उसको हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि आप इंफॉर्मेशन के लिए गूगल कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस करके सेल्फ ट्रीटमेंट करना बहुत ही डेंजरस है। जी। अभी हमने आज बोन हेल्थ के बारे में बात किया सर, तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से न्यूट्रिशन डाइट है, मतलब जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया है कि एग प्रोटीन वगैरह सब जरूरी है, बट जो कैल्शियम को हमारे बॉडी में बढ़ा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल लाइफ बहुत बिजी हो गया है, चाहे वो बच्चे हो या फिर बूढ़े तक, हर एक का लाइफ बहुत बिजी है। तो वो लोग ऐसे कौन सी डाइट अपने या फिर फूड इंग्रेडिएंट्स अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं जिससे कि उनका जो कैल्शियम लेवल बना रहे, क्योंकि कैल्शियम की कमी से बहुत सारे इश्यूज देखते हैं हम लोग, बच्चों में रिकेट्स हो गया या फिर थोड़े एज है ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे कौन सा डाइट शामिल कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को आजकल वेल टू डू फैमिलीज में जिसमें कोई गरीबी नहीं है, वहां रिकेट्स के बच्चे देखे हैं कि उनके अभी 1 साल या 1.5 साल के बच्चे होते हैं, उनके पैर टेढ़े होते हैं। हाँ, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी सिर्फ मदर का फीडिंग कम हुआ और टॉप फीडिंग कम हुआ इसकी वजह से होता है, और उसको ऊपर से हम विटामिन डी देना पड़ता है। जी। हाँ, ऐसी परिस्थिति होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चों को भरपूर मदर्स मिल्क एंड वीनिंग करने के बाद भरपूर टॉप फीडिंग होना चाहिए। हाँ, तो मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इन द वर्ल्ड। हाँ, और मिल्क प्रोडक्ट जैसे छाछ हो, दही हो, पनीर हो, हाँ, ये सब कैल्शियम रिच है। और इसके अलावा जो एग है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है और मिलेट्स है, जिसमें जैसे कि रागी है, इन सब में भी कैल्शियम की मात्रा रहती है, लेकिन रिचेस्ट इज मिल्क। तो हर एक को हर दिन मिल्क पीना चाहिए। और जिसको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है उसको छाछ पीना चाहिए। क्योंकि छाछ इज ऑलरेडी हाफ डाइजेस्टेड। यस, हाफ डाइजेस्टेड। तो मिल्क पीते तो सब है, लेकिन लेने का फॉर्म अलग है, और जिस फॉर्म में वो लेते हैं वो यूजलेस। सही कहा सर? हाँ, सही कहा। क्योंकि हम कॉफी में ले लेते हैं या फिर चाय फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है कैल्शियम, तो फिर वो यूजलेस ही हो गया। एग्जैक्टली। ओके। तो अभी जैसे कि आज हम बोन हेल्थ पे बात कर रहे थे, एक्चुअली ये बात तो हमें ओल्ड एज के ऊपर करनी चाहिए थी, बट जैसे कि अभी हम सबने देखा है कि सभी एज ग्रुप्स में बहुत कॉमन हो गया है। तो जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है, लोग अपने नी पेन से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, हिप प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम, पूरे बॉडी में उनको हड्डियों की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? आजकल दुनिया में सबसे बड़ी महामारी है ऑस्टियोपोरोसिस की। हर घर में है, हर एक को हो गया है। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन वीकनेस। हाँ, मतलब बोन डेंसिटी, मतलब बोन जितना डेंस होना चाहिए उतना डेंस नहीं होता। उसके अंदर अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। हाँ, एक थर्मोकोल की तरह दिखता है वो। हाँ, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सारे कारणों से होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत कॉमन है लेडीज में, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल। हाँ, और सेनाइल पोरोसिस मतलब थोड़ा एज होने के बाद, जैसे कि 60, 70, 80 होते होते उनके बोन ऑटोमेटिकली वीक होते हैं। अदर कॉजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जो लेडीज में बहुत ही कॉमन है, एक डायबिटीज, हाँ, पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का प्रॉब्लम भी बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। सो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा हो गया है, वेट ज्यादा होने की वजह से एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। और आजकल जहां भी फंक्शन में जाते हैं तो रिच फूड खाते हैं, हाँ, और उतना वर्कआउट नहीं कर पाते तो उतना स्टोरेज एक्स्ट्रा हो जाता है। तो लेट इट बी एनी फंक्शन और फेस्टिवल, कंट्रोल होना जरूरी है।
अभी जैसे कि आपने कहा कि ओल्ड एज में तो मतलब देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज ओल्ड एज है तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में उन लोगों को जैसे कि फ्रैक्चर्स भी बहुत कॉमन होते हैं, तो इन सबसे बचने के लिए ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे कि वो अपने हेल्थ को थोड़ा बेहतर बनाए रख सके? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू क्योंकि मैं हर दिन जीरियाट्रिक फ्रैक्चर्स के केसेस को देखता हूँ। हाँ, जो अपने घर में छोटे से छोटे ठोकर खा के गिर गए, बाथरूम में गिर गए, थोड़ा फिसल के गिर गए, पलंग से गिर गए और उनका हिप का जॉइंट टूट गया जी। और इतना कॉमन है, और ये सब होता है ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर की वजह से। इन सबको प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना है, सन एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली ओल्ड एज पीपल को हर दिन कम से कम सुबह सुबह कवले धूप में आधा घंटा बैठना है। हाँ, और इसकी वजह से विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर रहता है। और दूसरा बात है डेली मिल्क लेना, अगर मिल्क बचता नहीं है तो छाछ या दही लेना। हाँ, और तीसरा है जितना हो सके उतना वॉकिंग तो करना है, अगर बाहर नहीं जा सके तो घर में ही टहलना है। हाँ, और जितना हो सके उनको वेट भी कम करना है। और बहुत सारे लोग मैं देखा हूं जो अंडर वेट है, जिनका वेट कम 40 से भी कम होता है। जी। हाँ, मैं उनको नहीं कहता कि मोटा होना है, लेकिन उनके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम बनना है। हाँ, तो अगर प्रोटीन रिच फूड खाना है उसके लिए भी मिल्क ही है। और उसके साथ में एग है, पनीर है, और टोफू जो सोया से बनता है, हाँ वो है, और स्प्राउट्स है। हाँ, तो ये सब प्रोटीन देता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अभी नीचे बैठने में उन्हें दिक्कत होती है, या फिर बैठने की कोशिश करते हैं, फिर झुकने की कोशिश करते हैं तो हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, तो उनके लिए ऐसे कौन से सजेशन आप देना चाहेंगे कि कौन से ऐसे प्रिकॉशंस उन्हें लेना चाहिए? जैसे कि इंडियन टॉयलेट बहुत सारे लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि खाने के लिए इत्तेफाकन भी वो कभी नीचे नहीं बैठ पाते, तो इसके लिए उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए आफ्टर 40 एज वालों के लिए? ऐसे कौन से सजेशंस आप देना चाहेंगे? मैं इनमें दो कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। एक कैटेगरी है जो बचपन से ही फिट है, जिनको नीचे बैठ के उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको अलाउ करता हूँ कि वो नीचे बैठे और इंडियन टॉयलेट यूज करें। लेकिन जो फिट नहीं है, जिनको बैक प्रॉब्लम है, जिनको नी प्रॉब्लम है, उनको जितना हो सके उनको नीचे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्पॉन्डिलोसिस दोनों प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने का घिसना, और स्पॉन्डिलोसिस मतलब कमर और गर्दन का घिसना, जो स्पाइन होता है उसका घिसना। तो ये 40 के बाद रिजनरेशन कम होता है और डिजनरेशन ज्यादा होता है, इसकी वजह से स्लोली इंक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऐसे तो अगर मैं कोई भी 40 इयर्स के ऊपर के एज का पर्सन को एक्सरे निकालूं तो उसमें कुछ ना कुछ डिजनरेशन तो दिखेगा ही, जी। लेकिन उनको दर्द नहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर दर्द हो तो उनको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, और उसको प्रिकॉशंस लेने की भी जरूरत है। मतलब आप कहना चाहेंगे कि डिजनरेशन के कोई सिम्टम्स तो नहीं होते, बट इट इज अ फैक्ट। यस, अगर प्रॉब्लम होता है तो उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है। यस, स्पेशली जीनियाटिक पेशेंट के बारे में कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। जी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओल्ड एज पीपल जो घर में गिर जाते हैं उनको सेफ्टी के लिए क्या क्या करना है। जी। उनको अपने बेड से बाथरूम का डिस्टेंस कम रखना है। हाँ, क्योंकि स्पेशली उनको रात को बहुत बार नेचुरल कॉल के लिए जाना पड़ता है, और उसी टाइम पे उनको कभी उठते ही चक्कर आ जाता है क्योंकि उनको बीपी रहता है, या कहीं थोड़ा पानी गिरा हुआ है तो वहां फिसल के गिर सकते हैं। अगर चौखट का लकड़ी है तो उस पर ठोकर खा के गिर सकते हैं। और स्पेशली बाथरूम में अगर बैलेंस नहीं होता है तो रेलिंग लगाने की जरूरत है। जी। हाँ, और टॉयलेट सीट भी अगर वेस्टर्न टाइप है उसको भी 1 इंच बढ़ा सकते हैं विद एक्स्ट्रा फिटिंग, उससे भी उनको बैठना उठने में आसानी होती है। तो ये अपने ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए स्पेशली अगर ये फैसिलिटीज करके दें तो उनको बहुत ही सहूलत होता है। ऐसे तो हमने फॉरेन कंट्रीज में ये कॉमनली देखा है, लेकिन इंडिया में इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। नहीं सर, अभी आजकल प्रॉब्लम बढ़ गई है तो इसका सोल्यूशन भी जरूरी है। सर, अभी लिगामेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम सुनने में आते हैं, जैसे एक्सीडेंटल केस हो गए, उनमें बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है इस चीज को लेकर, तो हम चाहेंगे कि आप इस मिसकंसेप्शन को दूर कर दें। लिगामेंट इंजरीज बहुत ही कॉमन हो गए हैं, स्पेशली स्पोर्ट्समैन में। हाँ, स्पेशली उनके घुटनों को प्रॉब्लम होता है। घुटनों के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं जिसको ACL और PCL कहते हैं, जो बहुत इजीली टियर हो जाता है स्पोर्ट्स में, स्पेशली फुटबॉल प्लेयर्स में। ऐसे प्लेयर जिनको भी होता है उनको MRI ऑफ द नी की जरूरत होती है, एक्यूरेट डायग्नोसिस की जरूरत होती है, और अगर बहुत ही मिनिमल प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैबलेट्स और फिजियोथेरेपी से और एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। अगर प्रॉब्लम मेजर है तो उनको सर्जरी की आवश्यकता होती है। ओके।
एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है सर, जैसे कि एक्सीडेंट केस हो गया, फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो जो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अलग है एंड सब लोगों का अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो इसमें आयुर्वेदिक दवाई भी दी जाती है, डॉक्टर्स प्लास्टर लगाते हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स भी दिए जाते हैं, तो ये किस हद तक सही है जो अलग अलग ट्रीटमेंट एक साथ करते हैं पेशेंट्स, तो ये कितना सही है और कौन सा सही है, तो आप जरा इस पर रोशनी डालिए। इस अश्विनी मैडम, एक जमाना था जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था, तब ट्रेडिशनल बोन सेटर्स ही सब कुछ करते थे, उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था और वो बहुत ही अपने इंटेलिजेंस से वो ट्रीटमेंट देते थे। लेकिन एज टाइम पास्ट उनका स्किल कम होते गया है और वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं हुए हैं। वो सेम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आजकल हड्डी का फ्रैक्चर होने के बाद थोड़ा भी उसका एंगुलेशन और शॉर्टनिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको प्री फ्रैक्चर स्टेटस, मतलब उतना ही सीधा होना चाहिए, उतना ही लंबा होना चाहिए, ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं बाय डूइंग आइदर प्लास्टर और सर्जरी। सर्जरी के अंदर आइदर प्लेट या स्क्रू फिक्स करते हैं या रॉड फिक्स करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट हो, लेकिन परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये परफेक्शन ट्रेडिशनल बोन सेटर्स नहीं दे सकते। हो सकता है पुराने जमाने में देते होंगे, लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? हाँ, और जब एक छोटे बच्चे का हाथ या पैर टूट जाता है और जब उसका ट्रेडिशनल बोन सेटर से ट्रीटमेंट लेके उसको एक एंगुलेटेड पोजीशन में हम स्वीकार नहीं कर सकते। जी। हाँ, क्योंकि लाइफ लॉन्ग उसका पैर या हाथ टेढ़ा ही रह जाता है। बिल्कुल। हाँ, उसको फिर से अगर सीधा करना पड़े तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ता है। और दूसरी बात, बहुत ही ट्रेडिशनल बोन सेटर्स मालिश का इस्तेमाल करता है। यस। हाँ, और मालिश है इज इक्वल टू फोड़े पे खुजलाना। हाँ, तो मालिश कभी भी नहीं करना है, फ्रैक्चर को कभी भी मालिश नहीं करना है, मोच को भी कभी मालिश नहीं करना है। द बेस्ट ट्रीटमेंट इज रेस्ट एंड गो टू ऑर्थोपेडिक सर्जन। क्योंकि आम तौर पर हमने देखा है कि अगर थोड़ा सा भी फ्रैक्चर हो गया, नॉट फ्रैक्चर, जिसकी मोच आ गई आपने कहा, थोड़ा सा भी हो गया तो कि देसी नुस्खा है कि हम मसाज करवाएंगे हम, और वो बहुत जोर जोर से रगड़ते हैं जिससे बहुत अनबियरेबल पेन होता है वो। तो ये भी हमारे दर्शकों को आपने क्लियर कर दिया कि वो सही नहीं है। सही नहीं है। एक और सवाल है सर मेरा आपसे, जैसे कि ऑपरेशन हो गया, सर्जरी वगैरह हुई, तो उसमें रॉड डालते हैं पर, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि उस रॉड को निकलवाना है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रॉड को ज्यादा समय तक बॉडी में नहीं रखना है, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कुछ लोगों का करना है कि नहीं, वो बॉडी का एक पार्ट बन जाता है तो लेट इट गो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इनमें से किसका कहना सही है? इसमें भी दो कैटेगरीज है मैडम। बच्चों में जब रॉड डालते हैं उसको निकालते ही है, क्योंकि बच्चों का हड्डियां बढ़ते रहती है। हाँ, तो 1 या 1.5 साल में उसको निकाल देते हैं। और जब यंग पेशेंट्स हम रॉड डालते हैं या प्लेट डालते हैं, कभी कभी जब उनको दर्द होता है तो ही निकालते हैं। सभी को निकालना कंपलसरी नहीं है। हाँ, और कुछ लोग समझते हैं कि अंदर पिघलने वाला रॉड मिलता है, ऐसा कभी दुनिया में बना नहीं। और जब जीरियाट्रिक पेशेंट, मतलब जो एज्ड लोग हैं, उनका तो रॉड कभी नहीं निकालते, क्योंकि ऑलरेडी जब एक ऑपरेशन होता है काफी रिस्क लेके किया रहता है और वो दूसरा ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। हाँ, तो बुजुर्ग लोगों का रॉड कभी नहीं निकालते हैं। मतलब जैसे कि यंगस्टर्स ही हो गए 20 to 30 इयर्स के बीच के ही हो गए, फिर 40 के बीच के हो गए, 45 तक, तो उन लोगों में मतलब देखा गया कि हाथ या फिर पैर की सर्जरी हो गई, रॉड इंसर्ट कर दिया, तो उन लोगों में मतलब जो रहते हैं ना कि नहीं, इसको निकलवाना चाहिए आपको, ये रस्ट हो जाएगा भी कुछ लोग कहते हैं। मतलब लोग अपने अपना दिमाग चलाते हैं। तो नहीं, ये झूठ है, क्योंकि जो भी आजकल हम ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स यूज करते हैं वो वेरी हाई क्वालिटी टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो कभी रस्ट नहीं होता। लेकिन ठंडी के मौसम में कभी कभी ठंड पकड़ के थोड़ा सा दर्द होता है, ड्रैगिंग सेंसेशन होता है। लेकिन अगर कहीं वो चुभ रहा है, कहीं वो बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है या डायबिटीज है और इन्फेक्ट हो गया है, तो ही हम निकालते हैं। मतलब केस टू केस बेसिस उसको डिसाइड करते हैं कि निकालना है कि नहीं निकालना। ऐसे जनरलाइजेशन नहीं है कि सबका निकालना है, और ऐसे जनरलाइजेशन भी नहीं है कि सबका रखना है। मतलब जैसे कि आपने कहा कि डिफर करता है। हाँ। अभी एक पेशेंट है जो कि नॉर्मल है, उसकी एक सर्जरी होगी, फिर उसको एक 5-6 साल बाद कभी डायबिटीज हो गया, तो उस केस में उसको रखना है या निकलना है? अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है।
ओके, मतलब जैसे कि आपने कहा कि मतलब डायबिटीज से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। हाँ। तो उस कंडीशन में, क्योंकि एक तो डायबिटीज पेशेंट वैसे ही बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तभी आप उसको निकलवा सकते हैं। हाँ, अगर इन्फेक्शन में निकालना जरूरी है। मतलब लोगों का फिर अब ये भी सवाल आ गया कि मतलब वो है तो इन्फेक्शन होने का चांसेस है। वो भी बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो गया तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो ये भी आपने हमारे दर्शकों केस को टू केस बता दिया। बेसिस। ओके, तो ये डिपेंड करता है, तो सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, और आपके साथ कैसा केस है ये तो डॉक्टर खुद आपको बता देंगे आपके हाँ। केस में। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, आज हमने बोन हेल्थ पर बात की। हमारे साथ थे डॉक्टर रघु कृष्णमूर्ति। इन्होंने आज हमें बोन हेल्थ से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी आपके और हमारे साथ साझा की है। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, अपना वक्त हमें दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।